नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सामाजिक संस्था ने किया शहीदों की प्रतिमाओं का रंग रोगन। नगर निगम जोन कार्यालय को दिया था 2 दिन का अल्टीमेटम। दुर्ग के अधिकांश रास्तों का हाल बेहाल। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा, यह बता पाना हो रहा मुश्किल। लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर निगम मुख्यालय में हेल्प डेस्क का होगा शुभारंभ। एक छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। रेटिना विशेषज्ञ ने कहा कि कंजक्टिवाइटिस से घबराने की जरूरत नहीं, सावधानी से ही बचाव है संभव। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के लिए जयंती स्टेडियम में सेक्टर 6 भिलाई में कार्यक्रम स्थल पर कका कका के नारे गूंजते रहे। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही युवाओं का जोश 2 गुना हो गया है। छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर राज्य गीत के साथ मुख्यमंत्री युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सहकारिता मंत्री रविंद्र चौबे, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण वोरा, कलेक्टर एसपी तमाम आला गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, बेमेतरा, खैरागढ़, मानपुर मोहल्ला, अंबागढ़ चौकी और दुर्ग जिले से आए युवाओं से जयंती स्टेडियम भिलाई में सीधी बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि पिछले साल 4 मई से हमने भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। शहर और गाँव क्षेत्र में सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की। उस समय से ही मन में था कि युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करना है। इस कार्यक्रम में पहले रायपुर फिर बिलासपुर में भेंट मुलाकात किए और आज दुर्ग संभाग में भेंट मुलाकात किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में 112 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए गए हैं। 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए हैं। हमने टाटा कंपनी से एग्रीमेंट किया है जिसमें 36 ITI का उन्नयन होगा। यह 1186 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इससे 10,000 युवाओं के लिए रोजगार की संभावना होगी। युवाओं से भेंट मुलाकात का तीसरा पड़ाव, पहले रायपुर फिर बिलासपुर आज दुर्ग संभाग, और इसमें हमारे सब वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण सब उपस्थित हैं और युवाओं के बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी घोषणाएं भी मैंने की और खासकर भिलाई में इंडोर स्टेडियम ये भी मैंने घोषणा की। जहाँ PG क्लास की मांग थी वहाँ वो भी किया। बहुत सारे डिमांड थे छात्रों के, वो मैंने घोषित किया है और बहुत अच्छा लगा युवाओं से मुलाकात करके। उनके जो सपने छत्तीसगढ़ के बारे में, कोई कविता और कोई अपने भाषण के माध्यम से अपनी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की और बहुत सुंदर उनकी भावनाएं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज उनको रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। और राहुल जी के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये स्पष्ट हो गया है भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी का आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पिछले विधानसभा में भी जब मैं प्रदेशाध्यक्ष के रूप में जब चुनाव लड़ा तो वहाँ साथियों से मैंने कहा कि विधायक तो मैं अनेक बार बना, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, राहुल जी ने दी है। और चूंकि मुझे पूरे प्रदेश में मुझे भ्रमण करना है तो जैसे पहले चुनाव प्रचार करता था वैसे नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पाटन के कार्यकर्ताओं ने कहा ये लड़ाई हमारी है, आप केवल नामांकन भरिए और चुनाव हम लड़ लेंगे। तो जब मैं खुद लड़ता था उससे 2.5-3 गुना अधिक वोट से वहाँ के साथियों ने जिताया मुझे। तो अभी भी मैं जाऊँगा, अपने साथियों से पूछूंगा और कार्यकर्ता यदि लड़ाई अपने हाथों में लेंगे तो वो गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, कहीं से भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाटन में कांग्रेस की जीत होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पावर हाउस चौक बैरागी मोहल्ले के समीप नेशनल हाईवे के किनारे में स्थित शहीद राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा का रंग रोगन कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किया गया। शहीदों की प्रतिमाओं के रंग रोगन के लिए जोन 4 के आयुक्त को 2 दिनों का अल्टीमेटम संस्था के पदाधिकारियों ने दिया था।
पावर हाउस चौक के समीप नेशनल हाईवे के किनारे कुछ महीनों पूर्व नगर निगम द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिनमें से शहीद राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, जिससे शहीदों की प्रतिमाओं पर गंदगी के साथ धूल बैठ गई थी। शहीदों की प्रतिमा के रख रखाव और रंग रोगन को लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों द्वारा नगर पालिक निगम जोन 4 के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में 2 दिनों के भीतर शहीदों की प्रतिमाओं पर रंग रोगन और साफ सफाई किए जाने की मांग की गई थी, अथवा 2 दिनों के उपरांत इस कार्य को संस्था द्वारा खुद ही कर लिए जाने की बातें कही गई थी। जोन 4 के कर्मचारियों द्वारा संस्था की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया और शहीदों की प्रतिमाओं पर रंग रोगन भी नहीं किया गया। इसी के फलस्वरूप शनिवार को कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की प्रतिमा पर रंग रोगन करने का कार्य किया गया। इस दौरान भारत माता की जयकारे के साथ वीर शहीद अमर रहे के जयकारे भी गूंजते रहे। रंग रोगन के उपरांत अब शहीदों की प्रतिमाएं नए स्वरूप में नजर आने लगी हैं। इस अवसर पर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह रंगरोपण इसलिए किया गया था क्योंकि भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर के बैरागी मोहल्ला के ठीक सामने निगम प्रशासन के द्वारा 3 मूर्ति हमारे देश के उन शहीदों का रखाया गया था जिनके जारा आज जो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, आज़ादी की तरफ बोल रहे हैं, इन्हीं शहीदों की देन थी, जिसमें शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी का प्रतिमा था, जिसे 2 महीने से अधिक समय से जिस बदतर हालत में यहाँ रखा गया था उसको सुधारने के लिए हम लोगों के द्वारा नगर निगम जोन आयुक्त को आवेदन दिया गया था और कहा गया था कि 2 दिन के भीतर इस मूर्ति की रंगरोपण किया जाए, क्योंकि जी रोड के जस्ट किनारे हैं और यहाँ से केवल छत्तीसगढ़ के लोग नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, जिसके चलते यहाँ की भिलाई की जहाँ अपमान हो रहा था वही पूरे भारत देश का अपमान हो रहा था, जिसके तहत में हम लोग ने जो 2 दिन का मोहलत दिया था उसके बावजूद भी आज तीसरा चौथा दिन होने जा रहा है। आज धूप निकला है, इसलिए हम लोगों ने आज आप खुद देख सकते हैं इस मूर्ति की जो रूपरेखा जो उत्तेजित दिख रहा है उससे लोगों को आने वाले प्रेरित करेगा और उसके चलते आज हम लोगों ने मिलकर इसका रंगरोपण किया है और 9 तारीख का इसका विधिवत शिलान्यास उद्घाटन भी इसका करेंगे। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि जिस प्रकार की आजू बाजू में जिस गंदगी से इसका अपमान किया जा रहा है उस गंदगी को भी साफ किया जाए। केवल ये कागजी पन्नों पर जो सफाई चल रहा है उस सफाई को भी जो आप गंदगी देख सकते हैं उसका उदाहरण आप यही आजू बाजू को लगा के कर सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारी विजय चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे पीछे जो महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है और बस स्टैंड के अपोजिट में, वहाँ बिना सौंदर्यीकरण किए प्रतिमा का स्थापन कर दिए लोग वहाँ उस स्थल पर गंदगी फैला रहे हैं। ये महापुरुषों का अपमान है। पहले वहाँ सौंदर्यीकरण हो जाना था, उस जगह को उपयुक्त बना देना था, उसके बाद महापुरुषों की प्रतिमा को वहाँ लगाया जाना था। ये महापुरुषों की प्रतिमा का घोर अपमान हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से नगर प्रशासन से आग्रह करूंगा कि पहले वहाँ सौंदर्यीकरण हो जाए, प्रतिमा लगाने योग्य स्थान हो जाए, उसके बाद वहाँ प्रतिमा लगाई जाए। निकट भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले 2 महीनों से शहीदों की प्रतिमाओं को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। इसे संज्ञान में लेते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जोन 4 के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और कार्य पूर्ण नहीं होने पर स्वयं शहीदों की प्रतिमाओं पर रंग रोगन करने का कार्य किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना जिले में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत लोगों को काफी फायदा मिला। पंचायत दुर्ग ने हैचरी यूनिट के माध्यम से एक नए अध्याय की शुरुआत की है। जिले के तीनों विकास खंड में गौठान को चिन्हित कर कुक्कुट पालन के साथ हैचरी यूनिट की शुरुआत की गई है, जिसके लिए दुर्ग विकास खंड में थनौत, पाटन में गाडाडी व धमधा में बोरी में हैचरी यूनिट की स्थापना की गई है। हैचरी यूनिट के माध्यम से एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस योजना से आम लोगों को काफी फायदा हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नरवा गरवा योजना को शामिल किया था, जिसके अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले गाय और मवेशियों के लिए
सर्व सुविधा युक्त रहने का स्थान गौठान बनाने की योजना भी शामिल थी। अब इस योजना को सरकार अमली जामा पहनाने का काम लगातार कर रही है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के गृह जिले में अब मॉडल गौठान बन गया है। आपको बता दें कि जिले की सीमा में करीब 1400 से अधिक गाय हैं जो लावारिस है। ये गाय सड़कों पर बैठी पाई जाती है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो वहीं प्लास्टिक और अन्य कूड़ा करकट खाकर कई गायों की मृत्यु भी हो जाती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी योजना अपने उद्देश्यों पर लगातार सफलता दिखा रही है। सरकार की इस योजना से गौ माता की रक्षा तो होगी ही, साथ ही गाय के गोबर से कंडे का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम थनौत के गौठान में स्थापित हैचरी यूनिट, जो कि संभवतः देश के पहले गौठान में स्थापित हैचरी यूनिट है। इसमें कार्य करने वाली अमर महिला स्व सहायता समूह ने 21 दिन के चक्र में 300 अंडे में से 225 चूजे उत्पादित कर 75% सफलता हासिल की है, जो कि बहुत अच्छा परिणाम है। ये छत्तीसगढ़ शासन की योजना की देन ही है कि आज गौठानों में कार्य करने वाली महिलाएं उद्यमी के रूप में अपने जीवन के इस अध्याय को गढ़ पा रही हैं। ग्राम थनौत गौठान की अमर स्व सहायता समूह की महिलाएं, ग्राम गाड़ाडी से जय मां चंडी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम बोरी से राधे स्व सहायता समूह की महिलाएं उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जो गांव में अपने घर के दहलीज से और खेत से बाहर कदम रख सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ शासन की योजना ने ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा बदलाव लाया है जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। राज्य शासन की योजनाएं विकास की गाथा गढ़ने में लगी हुई है। इन योजनाओं से आज गौठान पशुओं के लिए आश्रय बना हुआ है। यहाँ रसायन सहित वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। बाड़ी के तहत दुर्ग जिले में लगभग 304 ग्राम पंचायतों में हम सभी ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने की स्थिति में है। चारागाह भी सभी जगह पे बन रहा है। वर्तमान में 120 ग्राम पंचायतों में हमने बाड़ी की व्यवस्था की हुई है। मुर्गी पालन कम से कम 35 जगहों पे हो रहा है। तालाब निर्माण कर मछली पालन की व्यवस्था 40 से अधिक गौठानों में समन्वय स्थापित करके कर रहे हैं। गौठान आज की स्थिति में न सिर्फ गाय को रखने की जगह है, बल्कि वास्तव में अब ग्रामीण व्यवस्था की मूल है। ये रीढ़ की हड्डी हो गई है। हम अगर बात करें गौठानों की, तो आज की स्थिति में गौठानों के माध्यम से न सिर्फ हम गौवंश का पालन कर पा रहे हैं, अपितु हर एक खेत में वर्मी कंपोस्ट पहुंचा पा रहे हैं। हर एक घर में जुड़े हुए दीदियों के माध्यम से हम छोटे छोटे व्यवसाय चालू कर पा रहे हैं। बल्कि हर एक ऐसी एक्टिविटी जो आज दिनांक तक एक विशेष गतिविधियां होती थी, अब हर एक गौठान में एक सामान्य गतिविधियां बन गई हैं। मैं बात करूं तो जिस तरह से चंदखुरी गौठान में हम रंगीन मछलियों का पालन कर रहे हैं, मतवारी गौठान में एनजीजीबी आने के बाद पिछले 2 वर्षों में न सिर्फ नस्ल के सुधार में हमने महत्वपूर्ण काम किया है, बल्कि आज की तारीख में कम से कम 20 से 25 हमारे पास वहां पे साहिवाल की प्योर वैरायटी उपस्थित है। थनौत, गाड़ाडी जैसे गौठानों में हम अंडा उत्पादन के साथ साथ हेचरी और मुर्गी पालन के व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। बाड़ी निश्चित तौर पे लोगों के आय का जरिया बना है। अब इसकी संभावना हम देख रहे हैं कि इसको स्कूल और आंगनबाड़ी से जोड़े, ताकि लोगों में जो पोषण की मात्रा है, बच्चों में कुपोषण की जो स्थिति है, उसमें सुधार किया जा सके। नरवा के बारे में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि यहाँ हर एक गांव में छोटे छोटे नाला होते हैं जिसके माध्यम से पानी बहते रहता है, और आमतौर पे बरसात के दिनों में हम इसे बहने छोड़ देते हैं। तुलसी के आसपास हम लोगों ने लगभग 15-16 चेक डैम के माध्यम से, छोटे छोटे चेक डैम के माध्यम से पानी को 2 फीट से 3 फीट रोकने की व्यवस्था की। धीरे धीरे यह पानी पहले साल थोड़ा कम रुका, दूसरे साल बहुतायत में रुका। उसके बाद ये अब स्थिति बन गई कि उसके आसपास के कम से कम 200 से 250 एकड़ पे हम उस पानी का उपयोग विषम परिस्थितियों में सिंचाई के रूप में कर पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का कहना है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस का और शासन का ये जो है महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। ये छत्तीसगढ़ की जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। तो छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी इसको संरक्षित करने के लिए ये योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, और उसमें बहुत ही सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन यहाँ छत्तीसगढ़ में हो चुका है। सरकार द्वारा संचालित नरवा गरवा घुरवा बारी एक जमीनी योजना है जो धरातल से जुड़ा है। इससे ये
किसानों के लिए एक तरह से संजीवनी मैं कहूँगा इसको। मैं बताऊँगा कि जो गौठान बन रहा है, गांव में जो गौठान बन रहा है, चाहे शहरों से लगा जो गौठान बन रहा है, इससे एक तरीके से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रहा है। जैसे गांधी जी का सपना था ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट करने का। अगर गांव का इकोनॉमी, गांव का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तो निश्चित रूप से पूरा देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आज जो गाय गोबर देती है वो गोबर से खाद बनाया जा रहा है, वो खाद 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। और उसके बाद की बात मैं बताऊं कि जो पैरा है जिसको किसान जला देते हैं, कई स्टेटों में किसान जला देते हैं, तो उससे पोल्यूशन फैलता है। तो वो पैरा गोठान में गाय खाती है, उसका गोबर देती है, उस गोबर से खाद बनता है। तो देखिए आप, दो फायदा इसमें है, एक तो इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है और दूसरा हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पोल्यूशन से बच रहा है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा, जो गाय बूढ़ी हो जाती थी, दूध नहीं देती थी, जो बीमार पड़ जाती थी, उसको लोग कसाई के यहाँ भेज देते थे, वो गाय जाके वहां कट जाती थी। आज सरकार की इतनी अच्छी योजना है गौठान वाली योजना, जिससे जो गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, उसका भी रक्षा होता है उस गौठान में, और वहां पे उसका सेवा होता है, वो भी गोबर देती है, वो भी खाती है, उसका भी अच्छे से सेवा होता है, जिससे रूरल जो है इकोनॉमी वो बूस्ट करता है, जिससे छत्तीसगढ़ का आप इकोनॉमी देखिए कितना मजबूत है। पूरा देश का इकोनॉमी आज धरातल पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी जो है अप कर रहा है। यही जमीन से जुड़ा योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ संपन्न राज्य में आ रहा है। वहीं जिले में अब 6,500 किसानों को बीज का वितरण किया गया है, जिसमें पाटन के किसान सबसे अधिक है। लगातार हम जो कृषक बंधु हैं उनको बाड़ी लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर पर ही अपने लिए सब्जी की व्यवस्था कर सके, और अगर अतिरिक्त वो सब्जी उगा पाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय बाजार है वहाँ बेच के वो अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। लगातार इसका प्रशिक्षण हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स है वो घूम घूम के चौपाल लगाकर किसानों को दे रहे हैं इसका प्रशिक्षण, और इससे किसान प्रेरित होकर अपने घरों में बाड़ी लगा ले रहे हैं। एक तो यहाँ पे हमको जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, खनिज न्यास मद है, उससे हमको राशि मिली हुई थी, जिससे हमने बीज निगम के माध्यम से बीज खरीदा और किसानों को उपलब्ध कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पावर हाउस स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारियों द्वारा मार्केट परिसर में पौधारोपण किया गया। पौधों के बड़े बनते तक उनकी सुरक्षा और देखरेख का संकल्प उपस्थित सभी लोगों ने लिया। सावन में पौधारोपण शहर के विभिन्न स्थानों में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सहित अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में पावर हाउस स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारियों द्वारा मार्केट परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। पौधारोपण के दौरान मार्केट के व्यापारियों के अलावा टैक्सी स्टैंड के चालक और मालिक भी उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। पौधारोपण के पश्चात उसकी सुरक्षा को लेकर ट्री गार्ड भी लगाए गए। उपस्थित लोगों ने पौधों के पेड़ बनते तक उसकी सुरक्षा और देखरेख करने का संकल्प भी लिया। सुरक्षा और देखरेख करने के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। पौधारोपण की जानकारी मार्केट के व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने दी। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस एवं सावन मास के इस उपलक्ष्य पर, जो कि हमारे जिला कलेक्टर के द्वारा ये भी कहा गया था कि पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान दे, उस आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने आज पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट, जो मैकेनिकल मार्केट के रूप से जाना जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे की कई कमियां हैं, उसके कारण आज हम लोग रविशंकर शुक्ला मार्केट के वरिष्ठ व्यापारियों के हाथों से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस वृक्षारोपण में मुख्य रूप से जहाँ शुगर की जो पेड़ होते हैं, जिसको कहते हैं कि शुगर से कहीं ना कहीं राहत मिलता है, उसके पेड़ के अलावा नीम का पेड़, बादाम का और जाम का पेड़ को लगाया गया है। और इसमें कम से कम हम लोगों ने अभी 35 पेड़ लगाए हैं और विभिन्न स्थलों पर भी इसका लगाने का कार्य करेंगे, और उसकी सुरक्षा के लिए भी स्वयं के द्वारा इसका पूरा फेंसिंग का कार्य भी किया गया है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष शहर के विभिन्न स्थानों में अनेकों लोगों द्वारा पौधों का रोपण किया जाता है। पौधारोपण करने के उपरांत सभी इसकी देखरेख और सुरक्षा को लेकर नजरअंदाज करते हैं। इसकी वजह से पौधे पेड़ का स्वरूप नहीं ले पाते।
पौधारोपण के लिए मात्र फोटो खिंचवाकर लोगों द्वारा खाना पूर्ति ही की जाती है। बहरहाल देखना होगा पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट के व्यापारी पौधों के पेड़ बनते तक उसकी सुरक्षा अथवा देखभाल कर पाते हैं अथवा नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर चंदूलाल मेडिकल कॉलेज कचांदुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्त्री और शिशु रोग विशेषज्ञ प्रमुख रूप से शामिल हुए। यह स्तनपान पर उपस्थित सभी विशेषज्ञ डॉक्टर ने प्रकाश डाला। कार्यशाला का आयोजन फॉक्सी भिलाई की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सिन्हा द्वारा किया गया। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। आयोजन का यह पहला दिन है। इसमें स्तनपान को लेकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम रिवाइवल मेडिकल सेंटर द्वारा आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चों को स्तनपान कराना बेहद जरूरी है। माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत के समान है। डिलीवरी ऑपरेशन से हुई अथवा नॉर्मल स्तनपान कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि स्तनपान में एंटीबॉडी होती है जो बच्चों को डायरिया, निमोनिया आदि से सुरक्षित रखती है। इसे कतई भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि 2 साल तक शिशुओं को स्तनपान कराना जरूरी है। ज़्यादातर महिलाएं स्तनपान को लेकर नज़रअंदाज करती है, जो कि बहुत गलत है। स्तनपान को लेकर माताओं में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा, फॉक्सी प्रेसिडेंट भिलाई। आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक का सेलिब्रेशन चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में फॉक्सी भिलाई ने ऑर्गेनाइज़ किया। काफ़ी स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स सबको ट्रेनिंग दी गई और बताया गया। आज के चीफ स्पीकर में डॉक्टर उमेश खुराना थे। फॉक्सी भिलाई की तरफ से डॉक्टर अतुल देस्कर जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट चंदूलाल मेडिकल कॉलेज हैं, उनको धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी सेक्रेटरी डॉक्टर कीर्ति कौर को भी थैंक यू बोलती हूँ। और ये मैसेज बस देना चाहती हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग इनकरेज करें और 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर जो ब्रेस्ट फीडिंग की रेशियो है उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू। उद्देश्य ये मातृत्व जो स्तनपान समाज जो सप्ताह हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और ये तो हालांकि स्तनपान की जो तकनीक है, स्तनपान क्यों कराना चाहिए, हमारे युवाओं से यही चलते आ रहा है। ये माता अपने शिशु को स्तनपान कराती ही है, पर आजकल की इस जनरेशन में जो कुछ नई जो जॉब कर रहे हैं, जो माताएं जो ठीक से उस चीज़ को नहीं जान पाती हैं, उनके लिए ये हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम बना रहे हैं कि माता का ही जो स्तनपान कराना बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहता है और उसका कोई भी दूसरा विकल्प है ही नहीं। बच्चे की मानसिक, शारीरिक और हर तरह की प्रगति के लिए, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है। ये हम लोगों का मैसेज है। और ये हम लोग जब माँ बनने वाली होती है, जो प्रथम बार बन रही होती है माँ, तब से हम लोग उसको ये बात उसके दिमाग में डालते रहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को अपना स्तनपान जन्म के प्रथम 1 घंटे में ही जो मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। और 2 तरह के जो मिल्क होते हैं लगातार ब्रेस्ट मिल्क में, जैसे एक फोर मिल्क होता है, एक हाइंड मिल्क होता है, और वो जो कंप्लीट बच्चे का न्यूट्रिशन होता है जिससे बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनता है। और इस पे सब लोगों को, सारी माताओं को, सब चीज़ों की इसकी शुभकामनाएं। स्तनपान में को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ये हम लोग की कोशिश है कि किसी सब्स्टिट्यूट पे ना जाके स्तनपान ही सर्वोत्तम है, ये मैसेज समाज को जाए। विश्व स्तनपान सप्ताह का आज फॉक्सी भिलाई द्वारा उसका आयोजन किया गया और उसमें हम जो हमारी संस्था है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, हम लोगों ने मिलके यहाँ पर चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में ये कार्यक्रम किया है। स्तनपान के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बताना चाहता हूँ कि इस बार की जो थीम है वो वर्किंग के लिए है। जो कामकाजी स्त्रियाँ हैं उनको सहयोग करने के लिए हमने ये भी एक मैसेज दिया कि हर अस्पताल में क्रश होनी चाहिए, जिससे कि वो जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पर जाएं, स्तनपान करवाएं और अपनी ड्यूटी भी करते रहें। साथ ही साथ में उनको बताया गया कि किस प्रकार से वह
1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू करने के लिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी हो, हर बार 1 घंटे के अंदर ही हमको स्तनपान को शुरू करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है, उसमें मरीज जो है आके इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जनता और समाज सेवा में समर्पण का दूसरा नाम ताम्रध्वज। कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के बल पर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले छत्तीसगढ़ के
गृह, लोक निर्माण, पर्यटन, धार्मिक न्यास और कृषि विकास मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू को 75वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्तागण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए युवा मिट्टी तेल लेकर भिलाई नगर थाने पहुंचे। मामला दर्ज नहीं होने पर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई और थाने का घेराव किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया। ठगी करने वाले पिता और पुत्र को हिरासत में लिया गया है। दरअसल मामला भिलाई नगर क्षेत्र का है। कुछ युवक भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर बीएसपी कर्मी पिता राम सिंह चंदेल और उसके पुत्र श्वेतांग चंदेल के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए कई दिनों से थाने का चक्कर काट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो आखिरकार युवकों ने मिट्टी तेल लेकर थाने पहुंचे। पुलिस पर एफआईआर नहीं दर्ज का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की और थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने जब आश्वासन दिया तब युवक शांत हुए। फरहान खान की शिकायत पर पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं जुलाई 2022 को फरहान श्वेतांग चंदेल के घर गया। इस दौरान उसके पिता राम सिंह चंदेल ने उसे बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र में कुछ वैकेंसी गुप्त रूप से निकलती है, पैसे लेकर नौकरी दी जाती है। राम सिंह ने फरहान को बताया कि 10 लाख रुपए में वह उसकी नौकरी बीएसपी में लगवा सकता है। फरहान उसके झांसे में आ गया। उसने अपने पिता वाहिद अहमद को सारी बात बताई। इसके बाद फरहान के पिता ने राम सिंह से कहा कि वो पूरे पैसे एक साथ नहीं दे सकता। इसके लिए भी राम सिंह मान गया। हम लोग कंप्लेन दिया हुआ है और टीआई सर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं इस मामले में। नौकरी लगाने के लिए एक बंदा 10 लाख रुपए मेरे से लिया था और 1 महीने से मैं थाने का चक्कर काट रहा हूँ, कुछ एक्शन नहीं हो रहा उसके खिलाफ। उसी बीच में वो और ऑफिस खोल के और लोगों के साथ भी अभी तक ठगी कर चुका है। और श्वेतांग चंदेल उसके बेटे का नाम है और राम सिंह चंदेल के द्वारा मेरे से 10 लाख रुपए लिया गया था। क्या नाम था? ऑफिस नहीं था, वो जान पहचान का ही था। वो शेयर मार्केट का काम करता है उसका बेटा। तो 10 लाख रुपए वो नौकरी लगाने के लिए लिया था मेरे से, ये बोल के कि बीएसपी में नौकरी लग जाएगा, सीक्रेट वैकेंसी निकलता है। 10 लाख रुपए का डिमांड किया था तो मैं 3 महीने में उसको थोड़ा थोड़ा करके 10 लाख रुपए पूरा दिया। उसके बाद से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है उसका, कॉल नहीं उठा रहा है, ना पैसा वापस कर रहा है, ना काम कुछ कर रहा है। और अब बोल रहा है कि जो करना है कर लो। कितने लोग जानकारी में आप लोग? अभी हम लोग 7 लोग हैं। कहाँ पर संपर्क हुआ था? मेरा सिविक सेंटर में दुकान है चाय का अड्डा नाम से, तो वहीं पर उससे दोस्ती हुआ उसके बेटे से, राम सिंह चंदेल के बेटे से। वहीं पर दोस्ती हुआ, फिर वो अपने घर लेके गया। राम सिंह चंदेल अपने पापा से मिलाया। कहाँ है आपका? सेक्टर 6 में रहता है वो। आपका नाम? फरहान खान। रवीर सिंह है, मैं एनएसपीसी में काम करता हूँ। मेरी मुलाकात इससे श्वेतांग चंदेल से लाइफ फिटनेस में हुई थी। तो ऐसे इसने मेरे छोटे भाई का बीमारी का बहाना मारकर मेरे से 3.5 लाख रुपए लिया है। मैं करीब इससे 7 से 8 महीने हो गए। जब मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं इसे मांगा तो इसने साफ मना कर दिया, मेरे पास नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, ऐसा बोल के मेरे को ये परेशान करता रहा। पिछले 1 महीने से मैंने कंप्लेंट डाला हुआ हूँ, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा है सर। काफ़ी दिनों से परेशान हूँ मैं इस चीज़ के लिए। इंक्वायरी सर ये क्या पैसे वापस नहीं कर रहा है मेरे, बार बार धमकी दे रहा है कि जो करना है कर ले, मैं नहीं दूंगा तेरे को। पॉलिटिकल सपोर्ट है, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट है या कुछ और हो सकता है सर, आई डोंट नो, इस मामले में मेरे को नहीं पता है। आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह सर। वहीं एसपी शलभ सिन्हा का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक युवक नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा है। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने नौकरी लगाने के नाम पे कुछ लोगों से पैसे लिए हैं। सूचना मिलने पर एफआईआर हमने कर लिया है, आरोपी को भी पकड़ लिया गया है और प्रयास यही है कि इसमें जो वैधानिक कार्रवाई वो करके जो पीड़ित है उनको राहत दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर पालिका निगम द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ के लिए शहर की सुंदरता को बढ़ाने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर थीमेटिक क्रम में वृक्षारोपण किया जा रहा है। शहर के सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने रंग बिरंगी फूल के पौधे रोपित किए जा रहे हैं और अब तक 5,880 वृक्षों का रोपण किया जा चुका है। महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत वृक्षारोपण की शुरुआत करते हुए निगम के 5 जोन में जोन अध्यक्ष, महापौर परिषद के सदस्य, पार्षद, अधिकारी एवं सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया था। जिलाधीश पुष्पेंद्र मीणा के द्वारा जिला स्तर पर वृक्षारोपण करने विभागों को दिए निर्देश के तारतम्य में आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के अधिकारियों को सघन पौधारोपण के साथ जीई रोड के दोनों ओर गुलमोहर, अमलतास, नीलमोहर तथा सड़क के बीच डिवाइडर में मोरपंखी, पेल्ट्रा फार्म, कोनोकार्पस,
बोगनविलिया जैसी फूल के पौधे एवं वृक्ष लगाकर पौधों की सुंदरता को बढ़ाने भी कहा गया है। आयुक्त रोहित व्यास ने 77 MND फिल्टर प्लांट से डबरा पारा तक शहर के मुख्य मार्ग से जुड़े अन्य मार्ग, शासकीय कार्यालय भवन, स्कूल, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पताल, पुलिस थाना, तालाब के चारों ओर बाजार क्षेत्र, उद्यान, रिक्त शासकीय भूमि में सघन पौधारोपण करने के निर्देश दिए हैं। पौधारोपण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देश पर आयुक्त श्री रोहित व्यास सर ने निगम क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण का अभियान चला रखा है, जिसके तहत हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत निगम क्षेत्र में सभी जोन में 5 जोन में वृक्षारोपण, शाला भवन, शासकीय भवन एवं बाजार क्षेत्र में विशेष रूप से कलेक्टर साहब का निर्देश है कि जी रोड के किनारे एवं जी रोड के बीच में जो डिवाइडर बने हैं उसमें शहर सुंदर लगे ऐसे रंग बिरंगे फूल के पौधे एवं वृक्ष लगाए जाए ताकि शहर की सुंदरता में चार चांद लगे। इसी के तहत 5880 पौधों का रोपण अभी तक निगम द्वारा किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्र में रोपित किए जा रहे हैं और यह क्रम अभी जारी है। नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रजाति के 5880 वृक्षों का रोपण अब तक किया जा चुका है। आम नागरिकों को वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए निगम के नर्सरी कुसुम कानन नेहरू नगर से कचनार, अमलतास, पेल्ट्रा फार्म एवं फलदार वृक्ष का वितरण किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिका निगम के मुख्य कार्यालय सुपेला में नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से निगम में आने वाले नागरिकों को अपने कार्य के लिए विभाग में भटकना नहीं पड़ेगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के मार्गदर्शन में स्थापित किए जा रहे हेल्प डेस्क में मिलने वाले नागरिक सुविधाओं के संबंध में निगम के विभिन्न विभागों का सभागार में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं प्रोग्रामर सुश्री दीप्ति साहू की उपस्थिति में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। भिलाई के नागरिक एवं हितग्राही अपने कार्य के लिए निगम मुख्यालय सुपेला में आना जाना करते हैं और कौन से कार्य किस विभाग से पूर्ण होता है की जानकारी नहीं होने से वे परेशान होते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए महापौर एवं आयुक्त के निर्देश पर हेल्प डेस्क की स्थापना हो रही है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। माननीय महापौर नीरज पाल जी एवं आयुक्त सर के निर्देश पर नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यालय सुपेला ऑफिस में एक हेल्प डेस्क की स्थापना किया जा रहा है, जहाँ से पब्लिक को, नागरिकों को जो आते हैं हितग्राही और नागरिक, वो अपना आवेदन हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रस्तुत करके उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी जानकारी हेल्प डेस्क के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। मतलब एकल खिड़की की प्रथा के तहत ही इसको प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को डिपार्टमेंट भटकना ना पड़े अपने काम के लिए और एक ही स्थान पर उनको सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। बहरहाल निगम का यह प्रयास सराहनीय है, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग में जर्जर बिल्डिंग का मलबा गिरने से वार्डवासी हलाकान हुए। स्थिति का जायजा लेने मौके पर भाजपा युमो अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव पहुंचे। दुर्ग नगर क्षेत्र स्थित वार्ड में बनी जर्जर और काफी पुरानी बिल्डिंग का मलबा अचानक गिर गया। मलबा से क्षेत्र में कुछ देर के लिए अशांति और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। मलबा गिरने की शिकायत जैसे ही भाजपा युमो जिला अध्यक्ष को मिली, वे मौके पर पहुंचे और मौजूद लोगों से चर्चा की, साथ ही प्रशासन व नगर निगम से अपील की है कि किसी बड़ी अनहोनी होने से पहले इस जर्जर बिल्डिंग का मरम्मत कार्य शुरू किया जाए। मौके पर मौजूद वार्ड के लोगों से भी बताया गया कि बिल्डिंग काफ़ी पुराने होने के साथ ही बिना किसी रख रखाव के कारण जर्जर स्थिति पर पहुंच गई है, जहां छोटे बच्चे अक्सर खेलते हैं। यदि जल्द ही बिल्डिंग की जर्जर स्थिति की तरह ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे के खेलते समय कभी भी कोई घटना हो सकती है। हाउसिंग बोर्ड निगम का ये है और बहुत जर्जर हो चुका है ना, आए दिन मतलब छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ से गिर रहा है और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि तो बच्चों भी खेलते रहते हैं, है ना, इसलिए जरूरी आप तो देखना है निगम तो समझ में आना चाहिए बोल के। अभी तो बच जाए बच्चे लोग बहुत से, तो गाड़ी पड़ जाए, गाड़ी पूरा खराब हो जाए हमारा।
हाँ, इसमें तो मैं देखता हूँ कि हाउसिंग बोर्ड कम्प्लेक्स की ही लापरवाही है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर है, इनके ही लापरवाही है। हाँ, निगम को इसको आगे देखना चाहिए, बनाना चाहिए। इनके लिए बहुत बार बोले गया है ना, हम लोग 2-3 बार बोले इनको, साफ नहीं माने उनकी। देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी दुर्घटना भी होने से बची है। बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं और यहाँ देखो निगम प्रशासन और प्रशासन का जो बिल्डिंग है इतने जर्जर स्थिति पे है, यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर इसे मेंटेनेंस नहीं किया जाए, इसको ढंग से बनाया नहीं जाए तो बहुत बड़े आने वाला कल में इसका दुर्घटना को देखने मिल सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग को सुधारा जाए, मेंटेनेंस किया जाए। जिसे अभी अब मेरे को पता चला है आने के बाद कि यहाँ दुर्घटना एक बच्चे का होते होते बचा है। ये अचानक गिरे है बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग का मरमर गिरा है, तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ, तो अचानक बच गए बच्चा, तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये बिल्डिंग को जल्द से जल्द सुधारे, मरम्मत ले। आपका परिचय देंगे? जी हेमचंद यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस से बचाव को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। अस्पताल में प्रतिदिन कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीज पहुंच रहे हैं, जहां रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती की निगरानी में इनका सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी आप सभी के नॉलेज में अच्छी तरह से है कि आई फ्लू की जो बीमारी है वो दुर्ग जिले ही नहीं अपितु समूचे छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ये समय समय ये चूँकि संक्रामक बीमारी एक से दूसरे की ओर आ रही है। घर में अगर किसी एक को हो तो दूसरे में भी तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव देखा जाता है। चूँकि आई फ्लू के फैलने के क्या कारण है, इसकी रोकथाम और बचाव को लेकर के आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर छाया भारती मैडम हमारे साथ मौजूद है, जो अंचल की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ। आइए हम इन्हीं से सवाल करते हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ये कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू क्या एक ही चीज़ है मैडम? जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू एक ही चीज़ है। कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये वायरल हो सकता है और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसके हिसाब से ही इसका इलाज किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। मैडम, इसके होने के क्या कारण है? क्योंकि ये जो बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही है, दुर्ग जिले में भी इसके जो मरीज हैं प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में सामने आ रहे हैं। ये मौसमी होता है और आमतौर पर इसी महीने बारिश के मौसम में ज़्यादातर मिलता है। बाकी मौसम में ये बहुत कम मिलता है, लेकिन ये जब भी बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तब ये मिलता है और ये बेसिकली हवा के थ्रू फैलता है। स्टार्ट वहीं से होता है, शुरुआत इसकी वहीं से होती है, लेकिन जब किसी एक पर्सन को होता है तो उस पर्सन के हाथों से जो इधर उधर कंटामिनेशन होता है, इधर उधर चीज़ों को वो छूता है और उसकी वजह से फिर वो बाकी लोगों को धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जब भी किसी एक इंसान को हो तो उसको अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेना चाहिए। जैसे कि बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बच्चों के टॉयज को नहीं छूना चाहिए, या वो जो पेन यूज़ कर रहे हैं उस पेन को दूसरा कोई यूज़ ना करे। और फिर जैसे कि एक आँख में अगर किसी को हो गया है तो उन्हीं हाथों से दूसरी आँख को ना छुए। दवाई ड्रॉप डालने के बाद वो हाथ को साबुन से धोए या सैनिटाइज करे और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करे। तो ये एक ही परिवार में फिर नहीं फैलेगा, और जब एक परिवार में नहीं फैलेगा तो बाकी वो बाहर, जब परिवार के बाहर भी नहीं फैलेगा। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करें उस पर्सन के लिए जिसको ये हुआ है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखें तो इतना नहीं फैलेगा। क्योंकि मैडम इसके पहले इस आई फ्लू की जो बीमारी वो सामने नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी चूंकि ये जो आई है तो लगातार कंटिन्यूटी उसमें बढ़ोतरी हो रही, प्रतिदिन इसके मरीज बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या वजह है मैडम कि एकाएक ये महामारी की तरफ फैल रही है?
ऐसे कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से फैल रही है, लेकिन ये कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो या किसी इंसान के शरीर में नुकसान हो, या इससे ये भी कोई जज नहीं कर सकता कि उसकी इम्यूनिटी वीक है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाली है। अब बहुत छोटी सी बीमारी है, आती है तो जो ड्रॉप्स वगैरह हैं इसके लिए अवेलेबल है, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। और ये फैलने का मेन कारण यही है कि जैसे किसी एक पर्सन को हुआ है तो वो खुलेआम मार्केट में भी घूमते हैं, तो सामान टच होने की वजह से, चीज़ें टच होने की वजह से वो और फैलता चला जाता है। तो बेसिक रीज़न यही है कि किसी एक इंसान को हुआ तो उसने अपने आप को आइसोलेट भी नहीं किया और सैनिटाइज भी नहीं किया, तो इससे वो एक से सब में फैल जाता है। और अभी क्या है कि थोड़ा त्योहारी सीजन नज़दीक आ रहा है, मार्केट में बहुत रश भी है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा फैल रहा है। बच्चों में भी जो बीमारी काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही है, तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चों को आई फ्लू है, लेकिन उनके द्वारा अपने बच्चों को अभी भी स्कूल भेजा जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों में बच्चे घूमते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहती हैं? एक फैमिली में कभी किसी एक बच्चे को हो तो और भी बच्चे उस फैमिली में है, तो उस बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देना चाहिए और उनके टॉयज को आपस में शेयर नहीं करने देना चाहिए, मोबाइल वगैरह टच नहीं करने देना चाहिए, स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और स्कूल में भी ऐसा कोई पैनिक की बात नहीं है, कभी कोई बच्चा गलती से आ जाता है तो उसको प्यार से समझा के पेरेंट्स को वापस भेज देना चाहिए। अंटिल इसको ठीक होने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 5 दिन के अंदर ही ठीक भी हो जाती है और फिर वो बच्चा वापस आ सकता है। मेरी एक सलाह ये भी है कि अभी स्कूल्स में सब जगह टेस्ट चल रहे हैं और ये महामारी भी चल रही है, तो उस हिसाब से टेस्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेना चाहिए, 1 महीना बाद में भी ये टेस्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट है, इस वजह से भी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को भेज रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं भेजने के लिए कि हमारे बच्चे का टेस्ट छूट जाएगा करके। तो ये एक आई थिंक कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवाइजरी ऐसी जारी होनी चाहिए कि ठीक है स्कूल्स आप रन करिए लेकिन टेस्ट वगैरह ना लीजिए, क्योंकि वो एक फोर्स हो जाता है पेरेंट्स को कि वो बच्चों को भेजते ही भेजते हैं फिर उस वजह से, और उसकी वजह से फिर और ज़्यादा फैल जाती है। तो बेसिक ये चीज़ें हैं कि अगर किसी एक फैमिली में किसी बच्चे को होता है तो पेरेंट्स जो है वो स्कूल को इन्फॉर्म करें कि हमारे बच्चे को हो गया है, नहीं आ पाएंगे करके, एंड स्कूल भी उसको उतना पॉजिटिवली ले, हर वक्त वो मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड ना करें, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए ये उस टाइम ज़रूरी नहीं कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तुरंत अवेलेबल हो उनके पास। और कई सारे स्कूल में इनसे फिटनेस का भी मांग रहे हैं कि अगर फिट हो गए हैं सर्जरी के फिट हो गए हैं कि स्कूल आने के लिए, तो वो सब चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा ना करें। एक कॉमन सी बात है, अगर बच्चे की आंख लाल नहीं है, उसकी आंख से पानी नहीं आ रहा है, यानी कि बच्चा ठीक हो गया है। तो अगर ऐसा बच्चा 3 दिन या 5 दिन के अंदर स्कूल वापस आता है तो उसको आने देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर ये हम करें तो फिर ये बीमारी इतनी नहीं फैलेगी। मैडम अंतिम सवाल आपसे है, हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह मार्गदर्शन करना चाहेंगे आई फ्लू से कि इससे सुरक्षित रहने को लेकर? सबसे पहली बात तो ये पैनिक का टॉपिक नहीं है, डरने का विषय नहीं है। और दूसरी बात, जब भी ये होता है, अगर मान लीजिए उस टाइम आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपने आप को हो सके तो बाकी फैमिली से थोड़ा सेपरेट कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं कि आपको एक कमरे में बंद करना है। सिंपल आप बाकी लोगों से की चीज़ों को टच मत करिए और आपकी टच में हुई चीज़ों को दूसरों से शेयर मत करिए। टॉवल हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, पैसे हो गए, ये सारी चीज़ें वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। और जैसे ही टाइम मिले तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें, क्योंकि वो किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस है ये तो डॉक्टर ही बताएगा, मेडिकल स्टोर वाले तो नहीं बता सकते हैं। और प्रॉपर फिर इसका ट्रीटमेंट है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं। गर्म पानी आँख में नहीं मारना है, तेज़ लाइट में ऐसे में बर्दाश्त नहीं होती है, तो हो सके तो लाइट कम रखें या ना रखें, और मोबाइल का यूज़ भी उस टाइम कम रखें, क्योंकि उससे और आँखों में पानी बहता है, आँखों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो आँखों को रेस्ट चाहिए उस पीरियड में। तो बस ड्रॉप को जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे डालते जाइए और हाथ को सैनिटाइज करिए या साबुन से धोइए, और हो सके तो बच्चों से दूर रहिए, क्योंकि बच्चे खेलने के चक्कर में या पेरेंट्स के पास अपने पास आते हैं, तो 1-2 दिन उनको अवॉइड करिए। और फिर जैसे ही थोड़े से सिम्टम्स कम हो जाए, यानी कि आखिरी दिन में अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ड्रॉप चल के बीमारी का निदान काफ़ी हद तक हो चुका है, तो बहुत डरने घबराने की कोई बात नहीं। दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर छाया भारती मैडम, जो प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ। इन्होंने
कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू से बचने की हमें तमाम तरह की जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहिबा का स्पष्ट रूप से कहना है कि चूंकि इस बीमारी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीमारी को अपने पास आने से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा के जो तरीके डॉक्टर साहब ने बताया उस पर अमल किए जाने की जरूरत है। साथ ही बच्चों के जो जिन बच्चों को हो भी जाता है उनके पेरेंट्स से भी अपील है कि अपने बच्चों को कुछ दिन तक स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी एक से दूसरे की ओर जल्दी तेज गति से फैलती है। इससे सुरक्षित रहने का एकमात्र यही तरीका है कि डॉक्टरों द्वारा बताई गई सलाह पे उचित अमल किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिले की सड़कों का हाल इन दिनों बेहाल है, जिससे आम जनता काफी परेशान है, लेकिन जनता की परेशानियों से अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। दुर्ग जिले की सड़कों का हाल इन दिनों बेहाल है। पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। अमूमन शहर भर की सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इस बात की शिकायत लेकर जब नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो वे अपना ठिकरा पीडब्ल्यूडी के ऊपर फोड़ते हैं, और जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करो तो सारा दोष निगम पर मढ़ दिया जाता है। दोनों विभाग की लापरवाही से सड़कों का तो बुरा हाल है, वहीं कहीं न कहीं आम जनता को इसका खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। सड़कों में हुए गड्ढों के कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब भी किसी बड़े नेता या जनप्रतिनिधि का आगमन दुर्ग होता है, रातों रात सड़कों की किस्मत चमक जाती है और आनन फानन में सड़कों पर पेंच वर्क कर कुछ पल के लिए सड़कों को चकाचक कर दिया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर आम जनता अपनी शिकायतें लेकर जाए तो किसके पास? सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर जब दुर्ग महापौर से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, दुर्ग शहर लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चाहे नेहरू नगर से मिनी माता हो, मिनी माता से अंडा हो, अंजोरा हो, धमदा नाका की रोड तरफ हो, चाहे गौरव पथ हो, शहर की बाहरी सड़कों के साथ साथ शहर की अंदरूनी सड़कों में भी चारों तरफ काम चल रहा है। बहुत सी जगह काम हो गया है, बहुत सी जगह बरसात के चलते काम कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आने वाले अक्टूबर नवंबर तक दुर्ग शहर की सारी सड़कें बहुत अच्छी हो जाएगी और अभी भी 70-75% काम इसमें हो चुके हैं। देखिए, अगर ऐसा कहीं कुछ है तो आप हमें ज़रूर बताइए, इसके तत्काल जांच कराए जाएंगे। अगर उसने अपनी निविदा शर्तों के हिसाब से काम नहीं किया होगा तो उसकी तत्काल जाके संबंधित ठेकेदार पे कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष के.एस. चौहान ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आप 60 वार्ड में से किसी भी एक वार्ड में चले जाइए और वहां जाके पूछ लीजिए कि क्या अंदरूनी वहां पर सड़कें बनी हैं। अब पिछले साल इन्होंने 56 लाख के करीब का उद्घाटन किया था 3 वार्ड में सड़कों का। क्या वहां पर आप उसी वार्ड में चले गए, 30 वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 32, इन दोनों ने लोकार्पण किया था, विधायक जी ने और महापौर धीरज पाकलीवाल जी ने। तो क्या वहां पर पूरा हो गया? और जो आपने बोला कि दुर्ग से अंडा तक की सड़कें बन रही हैं, तो क्या वो आपका पैसा लग रहा है या राज्य सरकार का पैसा लग रहा है? वो केंद्र सरकार का पैसा लग रहा है, जो 2018 में सैंक्शन हुआ था 219 करोड़ रुपए। वो दुर्ग से बालोद तक का हाईवे बन रहा है और उसको लेट किया गया, आपने लेट किया। टोटल 3.8 किलोमीटर की आपने दुर्ग में सड़कें बनाई हैं, वो भी प्रधानमंत्री इस सड़क योजना के तहत। आपने अपना पैसा कितना लगाया है सड़कों में? कुछ पैसा नहीं लगाया। आपने ऊपर से लीपापोती की, डामरीकरण करके। पिछले 4 सालों में जो आपने डामरीकरण नहीं किया, इस बार दिखाने के लिए मुख्य मार्गों में डामरीकरण किया, जहां पर आपने भेंट मुलाकात करनी चाहिए थी और आप उसका ठेकेदारों के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठेकेदार भी आपके ही हैं, ठेकेदार काबिल नहीं लिए आपने ठेकेदार लिए करीबी। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और वो जनता को, दुर्ग की जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल सड़क की स्थिति चाहे जो भी हो, खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, क्योंकि स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। सड़कों को लेकर कोई उचित पहल अब तक नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।